तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा अवेटेड था, बहुत समय से हम इसकी वेट कर रहे थे। क्या? एक्सप्रेस जेएस। तो अब क्या कर रहे होंगे? एक्सप्रेस जेएस स्टार्ट कर रहे होंगे। हमने तब से क्या कहा था, एक्सप्रेस जेएस का हमको क्या फ़ायदा होगा, क्या एडवांटेज होगा हमको एक्सप्रेस जेएस पढ़ने का। जो काम हम बहुत मेहनत से करते आए हैं, एक एक HTML का हमको टैग कैसे रिस्पॉन्ड करना है, सर्वर कैसे बनाना है, काफ़ी सारा डिफिकल्ट कोड हमने पढ़ा है। अब एक्सप्रेस जेएस हमको बेसिकली रिलैक्स कराने आ गया है। आपकी भी हालत अभी इस बच्चे की जैसी होनी चाहिए डांस करते हुए। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस जेएस हमारे लिए कर रहा होगा। तो आज हम क्या क्या देखेंगे, पहले समझेंगे एक्सप्रेस जेएस क्या होता है, इसके मेन फीचर्स क्या क्या है ना, या इसकी नीड क्या है, हमको इंस्टॉल कैसे करेंगे, मिडिलवेयर का इसका एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, वो हम कैसे ऐड करते हैं, मिडिलवेयर क्या होता है ये समझेंगे, है ना। रिस्पॉन्सेज कैसे भेजना है, अभी तक जो हम एक एक रिस्पॉन्स डॉट सेंड बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखते थे, उसके अंदर पूरा HTML पास करने की कोशिश करते थे, उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, रिस्पॉन्स कैसे भेजेंगे। उसके बाद एक्सप्रेस में थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे कि एक्सप्रेस एक्चुअली काम कैसे कर रहा है इंटरनली। और उसके बाद राउट हैंडलिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सप्रेस का, इसको हम आज इसी चैप्टर में एक्सप्रेस के देख रहे होंगे। देखिए अब होगा क्या, गोइंग फर्दर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में अब ऐसा नहीं होगा कि सर ये वीडियो नोड की है, ये वीडियो एक्सप्रेस की है। एक्सप्रेस क्या है, नोड के साथ साथ चलने वाला है, हमको हेल्प करेगा बहुत सारे काम आसानी से करने के लिए। अब इसके बाद हम टफ तरीके से काम नहीं करेंगे, हर जगह एक्सप्रेस को यूज कर रहे होंगे, है ना। तो अब जो नोड है और एक्सप्रेस है, दोनों क्या होंगे, धीरे धीरे आगे साथ साथ हमारे चलने वाले, है ना। तो चलिए और टाइम नहीं लगाते, जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस एक्चुअली होता क्या है, तो यहां पर ही क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस जेएस इज अ मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। यानी ये क्या है, नोड जेएस के लिए ही लिखा गया है, और ये एक मिनिमल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। मिनिमल का क्या मतलब, बहुत छोटा है, बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा लोड आपके सिस्टम को नहीं देता। ऐसा नहीं कि आपने वो लाइब्रेरी इंक्लूड करी, आपकी ऐप ही बैठ गई, है ना। ये आपको बहुत मोटी वाली मशीन चाहिए, बड़ी वाली मशीन चाहिए इसको चलाने के लिए। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखिए नोड जेएस क्या है, नोड जेएस तो एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है। जब हमने नोड जेएस का पहला चैप्टर पढ़ा था, वहां हमने क्या देखा था कि भाई नोड जेएस का सर्वर से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। नोड जेएस किस लिए बनाया, सिर्फ इसलिए बनाया कि अगर जावा स्क्रिप्ट हमको क्रोम से बाहर चलाना हो। क्रोम में कैसे चलता है, क्रोम में तो V8 इंजन है, उसके अंदर चलता है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला यार एक काम करते हैं, क्रोम में से V8 इंजन बाहर निकाल लेते हैं और उसको कहीं पर भी चलाने देते हैं। आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन चलाना है, हमने नॉर्मल फाइल राइटिंग करके देखी, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन चलाना है, आपको और कहीं भी बेसिकली ब्राउजर के अलावा अगर आपको जावास्क्रिप्ट चलाना है तो आप उसके लिए नोड चला सकते हैं। पर इसमें क्या है, फंक्शनैलिटी थोड़ी बहुत सर्वर की ऐड होती है, बट काफी सारा काम डिफिकल्ट है जो हम देख कर आए हैं। तो उसको बहुत ज्यादा आसान कर देना, बहुत ज्यादा सस्ता कर देना, बहुत सारे काम जो सब करते आए हैं करने पड़ते हैं सबको, उनकी बेसिकली अलग अलग छोटे छोटे पैकेजेस यूज करना ताकि हमारा काम आसान हो जाए, यही एक्सप्रेस जेएस हमारे लिए करता है ना। तो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स फॉर बिल्डिंग सिंगल पेज, मल्टी पेज एंड हाइब्रिड वेब एप्लीकेशंस। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? देखिए जो कॉन्सेप्ट है, यानी एप्लीकेशंस आजकल किस तरह से बनती है वो मैं बता देता हूँ। होता क्या है जनरली, अगर आप जैसे रिएक्ट हमारा वीडियो देखकर आए हो, है ना, रिएक्ट का हमने पूरा कोर्स किया है, तो हम यूआई का जितना भी लॉजिक है वो सब कहाँ लिख रहे होते हैं, क्लाइंट पर लिख रहे होते हैं, है ना। यानी HTML कैसे बनेगी, फाइनल क्या होगा, HTML तो खैर हम आजकल फ्रंट एंड में भी नहीं लिख रहे हैं, यानी रिएक्ट में भी डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं। बट बेसिकली मैं यूआई किस तरह से दिखाऊंगा, ये सब काम क्लाइंट पर हो रहा है, रिएक्ट पर हो रहा है ना। और जनरली आप सर्वर को किस लिए कांटेक्ट करते हैं, बस जेसन टाइप का डेटा लेने के लिए कि भाई मेरे को आइटम्स का लिस्ट दे दो। जैसे हमने मिंत्रा बनाया था, तो उसमें हमने बोला कितने आइटम सेल पे हैं उनका लिस्ट दे दो, कार्ट में क्या आइटम है उसका लिस्ट दे दो, यूजर का नाम दे दो। इस तरह की चीजें आप सर्वर से मांगने आएंगे, सर्वर से आप यूआई नहीं मांगते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं, है ना। जो आजकल मॉडर्न सेटअप में चलती हैं, इनका आप बार बार पाथ भी जो है वो चेंज नहीं होता है। सिमिलरली मल्टीपेज एप्लीकेशंस होती हैं। मल्टीपेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है, मल्टीपेज एप्लीकेशन का मतलब है कि अलग अलग पेजेस हैं अलग अलग चीज के लिए जो बन रहे हैं, और वो आप रिएक्ट से भी बना सकते हैं, थोड़े से ट्रेडिशनल जो सेटअप होते हैं, पुराने जो फ्रेमवर्क्स होते थे जिनसे आप बनाते थे, उनसे भी बना सकते हैं। हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड में क्या होता है, कुछ जो यूआई का कोड है वो आप क्लाइंट पर लिख रहे हैं, और कुछ यूआई का कोड हम सर्वर पे लिख रहे हैं। देखिए अभी तक हम यूआई का कोड सर्वर पे भी लिखते आ रहे हैं, यानी मैं जब यहाँ सर्वर से सेंड कर रहा हूँ, अगर मैं हम चैप्टर 8 देख लें, देखिए हमने यहाँ क्या किया था। अगर हम चले जाएं रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर, रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर हम क्या करें, देखिए यहाँ से यूआई का कोड ही तो बनाकर भेज रहे हैं सर्वर से, है ना। तो हम हर तरह की एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्रेस जेएस हमको हेल्प करता है बनाने के लिए, है ना। तो क्या करता है एक्सप्रेस जेएस, सिंप्लीफाइज सर्वर साइड कोडिंग बाय प्रोवाइडिंग अ लेयर ऑफ फंडामेंटल वेब एप्लीकेशन फीचर्स। यानी क्या कर रहा है, काम आसान कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है सर्वर साइड की कोडिंग, क्योंकि बहुत सारा कोड इसने पहले से लिख के रखा हुआ है छोटे छोटे पैकेजेस की फॉर्म में, और एक उसको प्रॉपर सर्वर बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो एक्सप्रेस आपका काम काफी ज्यादा आसान कर देता है। अब देखिए ये जो हमने फोटो यहाँ पर दिखाई है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम है मिडलवेयर। इसका क्या मतलब है, तो एक्सप्रेस ये बोलता है कि भाई अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमारी जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हैंडलर एक बनता है ना। हम सर्वर को बोल देते हैं कि भाई जो भी रिक्वेस्ट आएगी सारी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट हैंडलर को भेज देना। अब वो जितनी भी रिक्वेस्ट के लिए मुझे प्रोसेसिंग करनी है, जो जो भी काम करना है, वो सब यही कर रहा होगा।
मुझे बॉडी निकालनी है ना, मान लीजिए हमने अलग से किया था कि भाई इसकी बॉडी निकालनी है, ये भी यही कर रहा होगा। अलग अलग रूट्स को भी यही हैंडल कर रहा है, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट आई तो भी यही हैंडल कर रहा है, किसी और पाथ पर आई तो भी यही हैंडल कर रहा है, यूआई भेजना है तो भी यही हैंडल कर रहा है। मान लीजिए कल को हमको ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक करना होगा कि यार ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये यूजर लॉग्ड इन भी है, आगे तभी बढ़ने देना जब यूजर लॉग्ड इन हो, वो भी मैं पहले यही चेक कर रहा हूँ। मैं ऑथराइजेशन भी चेक कर सकता हूँ। ऑथराइजेशन क्या होता है कि भाई ये जो यूजर लॉग्ड इन तो है, पर ये जो काम करने की कोशिश कर रहा है इसको इस बात की परमिशन भी है या नहीं है, उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। वो सब भी यहीं पर चेक कर रहे होंगे। तो होता क्या है, एक पॉइंट के बाद ना ये जो मेरा यूजर रिक्वेस्ट हैंडलर है इसमें से आप थोड़ा थोड़ा कोड बाहर निकाल सकते हैं, मॉड्यूल्स बना सकते हैं, बट उसके बाद भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ना। तो मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है एक्सप्रेस में, मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट बोलता है आप छोटा छोटा कोड रखिए। मान लीजिए लॉगिन लॉग आउट हैंडलिंग करनी है, उसको एक जगह पर रखिए, उसको एक मिडिलवेयर बना देंगे। उसके बाद ऑथराइजेशन की हैंडलिंग करनी है, उसको एक जगह पर रखिए, उसको एक मिडिलवेयर बना देंगे। रिक्वेस्ट की बॉडी कैसे निकालते हैं, चंक वंक वाला जो हमने पूरा काम किया था, काम करो उसको एक अलग मिडिलवेयर में निकाल दो, उसको अलग लगा लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, चेन ऑफ मिडिलवेयर बना देंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो जब रिक्वेस्ट आएगी उसको पहले मान लीजिए लॉगिन लॉग आउट वाले मिडिलवेयर के पास भेजेंगे, उसके बाद उसको माफ कीजिएगा, उसके बाद उसको उससे अगले मिडिलवेयर के पास भेजेंगे, फिर उससे अगले मिडिलवेयर के पास भेजेंगे। किसी भी मिडिलवेयर को अगर बीच में ऐसा लगता है कि यार बस बस इससे आगे नहीं जाना, एक काम करो उस रिस्पॉन्स को वापस भेज दो। यानी मान लीजिए लॉगिन लॉगआउट वाले को लगा कि भाई ये तो यूजर लॉग्ड इन ही नहीं है, तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं, यहीं से बोलो उसको कि जाओ लॉगिन करो। तो आप कहीं से भी बीच में से कोई भी या सक्सेस या बेसिकली एरर टाइप का रिस्पॉन्स बीच में से भेज सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पहले एक मिडिलवेयर पे जाती है, फिर उससे अगले पे, फिर उससे अगले पे, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम पूरा करके उस पर टिक लगाते रहते हैं कि भाई मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। जब सबसे लास्ट में पहुंचता है तो उसके पास रिस्पॉन्स आ जाता है। अब ये तो ही थ्योरेटिकली समझने की बात है ना। तो रिक्वेस्ट किस तरह से आती है, जैसे मैंने बात की, वो पहले मिडिलवेयर के पास जाएगी, अगले के पास जाएगी, अगले के पास जाएगी। जिसको भी लग रहा है कि भाई मुझे रिस्पॉन्स बीच में देना है वो रिस्पॉन्स बीच में दे सकता है। अदरवाइज एक के बाद एक रिक्वेस्ट एक से दूसरे पर जाती रहती है ना। अभी तो थ्योरेटिकल बात हुई, जब इसका एक्चुअल कोड लिख कर देखेंगे तो और हमको अच्छे से समझ आएगा कि इस बात का क्या मतलब है ना। तो ये तो हुआ एक्सप्रेस जेएस। इसके नीड क्या है, यानी मेन मेन क्या क्या फीचर्स ये देता है, तो ये तो हमने समझ ही लिया है। दिस सिंप्लीफाइज सर्वर क्रिएशन, है ना, सर्वर क्रिएशन को ये सिंप्लीफाई कर देता है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी अभी हमने बात की थी, जिसका नाम है राउटिंग मैनेजमेंट। यानी अलग अलग पाथ्स को किस तरह से हैंडल करना है, अलग अलग मेथड्स को, यानी गेट रिक्वेस्ट को अलग से कैसे हैंडल करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट को अलग से कैसे हैंडल करना है, इसके लिए अलग अलग राउट्स बना देना है ना। राउट्स का जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए अमेजॉन के कस्टमर केयर पर फोन करते हैं, है ना। आप जैसे ही फोन करते हैं तो पहले एक ऑटोमेटेड वॉइस आती है जो आपसे पूछती है आपको आपकी ऑर्डर से रिलेटेड कोई क्वेरी है क्या, आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है क्या, आपको रिफंड से रिलेटेड कोई क्वेरी है क्या, आपको पेमेंट मेथड से रिलेटेड कोई क्वेरी है क्या। वो पहले आपसे पूछ लेता है, आप उसको बताते हैं किस रिलेटेड क्वेरी है, फिर आपकी बात हो जाती है इंसान से। तो बताइए, ये तो फाइनली उनसे भी बात हो सकती थी कि मुझे क्या रिलेटेड क्वेरी, मुझे पहले क्यों बताना पड़ा। क्योंकि देखिए अमेजोन ने क्या किया हुआ है, एक ही इंसान को पूरे अमेजोन की हर चीज पर ट्रेन करना तो बड़ा मुश्किल है, और हर चीज का उसको एक्सेस भी देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया है, मान लीजिए 10-10 लोगों की अलग अलग टीम बना दी। एक टीम है जिसको बोला तुम बस अकाउंट रिलेटेड फीचर्स पर ध्यान दो, लॉग इन लॉग आउट पासवर्ड चेंज, तुम सब इन पे ध्यान दो, इसको अच्छे से समझ लो, है ना। जो भी क्वेरी इस चीज की आएंगी वो तुमको दे दी जाएंगी। एक टीम को बोला 10 लोगों की, मान लीजिए मैं ऐसी 10 लोगों ऐसी रैंडमली बोल रहा हूँ, पर उसको उनको बोला मान लीजिए कि ऑर्डर रिलेटेड जो भी क्वेरी आती है ना, उस पर तुम ट्रेन हो जाओ। यानी ऑर्डर से रिलेटेड जब भी कोई क्वेरी आएगी वो तुमको हैंडल करनी है ना। इसी तरह से अलग 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 टीम्स बना दी। उसके बाद हमसे पहले ही पूछ लिया कि आपकी क्या रिलेटेड क्वेरी है, और हमको उसी वाली टीम के पास भेज दिया। हमारा कॉल अलग टीम पर कनेक्ट हो रहा है बेस्ड ऑन हमने क्या पहले बोला, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या समझ आ रहा है, इसी चीज को बोलते हैं राउटिंग। यानी वो हमारी रिक्वेस्ट जो हमारी कस्टमर केयर की कॉल है उसकी वो राउटिंग कर रहा है कि कहाँ किस राउट पर जाना चाहिए, फाइनली रिक्वेस्ट कहाँ जाना चाहिए। तो यही काम हम अपने सर्वर के लिए भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट पाथ जिनके लिए रिक्वेस्ट आई है ना। डिफॉल्ट पाथ के लिए रिक्वेस्ट आई है, या कोई सबमिट डिटेल्स करने आया है, उसमें भी कोई गेट करने आया है या पोस्ट करने आया है, कोई इनमें से कुछ भी नहीं करने आया, डिफॉल्ट पाथ पर आया। तो इन सब चीजों की हम हैंडलिंग अलग अलग कर सकते हैं। अभी हम ये सब एक जगह पर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर पाएंगे, जब हम एक्सप्रेस यूज कर रहे होंगे तो उनकी राउटिंग करके उस कोड को अलग अलग जगह पर भेज पाएंगे, ताकि हमारा कोड छोटा रहे, मॉड्यूलर रहे, मैनेजेबल रहे, है ना। मिडिलवेयर सपोर्ट की हमने बात करी ली, है ना। क्या कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करता है, मिडिल ऑपरेशंस, इससे क्या होता है कोड हमारा मॉड्यूलर और मेंटेनेबल हो जाता है, ये हमने समझ लिया। एपीआई लिखना आसान हो जाएगा। एपीआई का क्या मतलब है, यही जो हम अलग अलग पाथ पर हैंडलिंग कर रहे हैं, आगे चल के देखेंगे इसी को आप रेस्टफुल एपीआई या एपीआई बना सकते हैं, तो वो लिखना आसान हो जाता है। लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कम्युनिटी एंड प्लगइन्स। यानी एक्सप्रेस जेएस की पहली बात तो कम्युनिटी बहुत बड़ी है, यानी अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, आप कहीं पर फंस रहे हैं तो वो बहुत आसान है। दूसरा प्लगइन्स, यानी जैसे मान लीजिए एक्सप्रेस एक पैकेज है जो आप नोड में लगा रहे हैं,
ऐसे एक्सप्रेस के छोटे छोटे और बहुत सारे पैकेजेस बने हुए हैं, यानी अलग अलग तरह के जो सर्वर पर काम करने पड़ते हैं, अभी हम आगे चल के देखेंगे, हर चीज का पहले से पैकेज बना हुआ है। तो हमको मोटा मोटा भी यहाँ पर क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कोडिंग किस लेवल पर हो जाएगी, आपको एक एक काम खुद से नहीं करना है, आपको वैसे पता होना चाहिए किस चीज के लिए कौन सा पैकेज अच्छे से इस्तेमाल करना है। उन्होंने उस तरह का कोड बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली, बहुत टेस्टेड वे में लिखा हुआ है, तो आपको वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। और होता क्या है, आपको बस लॉजिक पे रोना है, यानी आपको डेवलपर वाला काम करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके लिए जो टूल्स हैं वो सब आपको एक्सप्रेस में ऑलरेडी लिखे हुए मिल जाएंगे। तो अगर हम एक्सप्रेस की बात करें, एक्सप्रेस कहाँ बैठा है, एक्सप्रेस बैठा है नोड के साथ, यानी उस लेवल पर जहां नोड है, जो एक्चुअल चीजों के साथ इंटरेक्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, डेटाबेस से, फाइल सिस्टम से, वो सब इसके नीचे है। और ऊपर ही किससे बात कर रहा है, डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर रहा है। तो क्या करता है, हमारी जहां नोड है उसी लेवल पर हेल्प करता है कि आप क्लाइंट्स को भी बेटर रिस्पॉन्ड कर सकें, और जो बेसिक लेवल के कामों को करने हैं, चाहे वो फाइल राइटिंग है, रेस्पॉन्स सेंड करना है, बॉडी पार्स करना है, वो सब हमारे लिए आसान हो जाए, है ना। अब देखिए, बातें तो बहुत कर ली, अभी देख लेते हैं फाइनली इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसको चलाएंगे कैसे, है ना। जल्दी से आ जाते हैं वहां पर, तो वापस आ जाते हैं अपने कोड पर, है ना। ये जो चैप्टर 8 है इसका कोड नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, मैंने गलती से ये डबल कर दिया, इसका कोड नहीं छेड़ेंगे। हम क्या करते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से यूज कर पाए। तो ये जो चैप्टर 8 है इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, इसका हम नाम कर देते हैं रीनेम चैप्टर 9, एंड इसका क्या नाम दे देंगे, इंट्रोडक्शन, स्पेलिंग गलत कर दी, इंट्रोडक्शन टू एक्सप्रेस, है ना। ये हमने चैप्टर का नाम दे दिया। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं, एक बार ये जो चैप्टर 9 का कोड है इसको खोलकर देख लेते हैं ठीक से। यहाँ पर क्या क्या है, देखिए पैकेज डॉट जेसन पड़ा हुआ है, पैकेज लॉक पड़ा हुआ है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। हमने क्या किया था, एक बार इसकी ऐप डॉट जेएस फाइल खोल लेते हैं, चैप्टर 8 को कंप्लीटली बंद करते हैं, चैप्टर 9 की ऐप फाइल खोल लिया। अच्छा, यहाँ हमने देखिए क्या किया था, अलग अलग एरर के लिए अलग अलग फाइल बना लिए थे, अभी इनकी हमको जरूरत नहीं है ना। लॉजिकल रन टाइम सिंटैक्स, इनको हम फिलहाल यहाँ से अब डिलीट कर देते हैं, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, एरर और डिबगिंग कैसे हैंडल करना है। ऐप जेएस, यूजर जेएस, ये हमारे हो गए, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना। ये यहाँ पर पढ़े रहने देते हैं, ऐप डॉट जेएस में आ जाते हैं। ये कोड अभी हम हटा सकते हैं जो टेस्टिंग के लिए हमने लिखा हुआ था, और ये सब पैकेजेस अभी यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। लोकल मॉड्यूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, इनको भी यहाँ से हटा देते हैं, है ना। तो अब देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हमारे कोड में बचा। HTTP पैकेज हमने रिक्वायर किया है ना। यूजर हमने मॉड्यूल, पैकेज नहीं मॉड्यूल ही बोलना चाहिए, है ना। कोर मॉड्यूल हमने रिक्वायर किया है, उसके अलावा एक हमारा लोकल मॉड्यूल हमने रिक्वायर किया है। उसके बाद सर्वर को बोला कि भाई ये मेरा रिक्वेस्ट हैंडलर है, इसको आप ले जाइए सर्वर बनाइए, और 3002 पर 3000 पर जहां भी आप बनाना चाहें सर्वर हमने बना दिया है। बाकी सारा काम हमारा कौन कर रहा है, यूजर जेएस कर रहा है ना। ये सारा का सारा काम यूजर डॉट जेएस के अंदर है। रिक्वेस्ट हैंडलिंग करनी है, डिफॉल्ट पाथ के लिए क्या करना है ना। हमको सबमिट डिटेल्स के लिए क्या करना है, पोस्ट मेथड के लिए इसमें कैसे चलेगा, डिफॉल्ट के लिए कैसे चलेगा, ये सब काम बेसिकली यहाँ पर हो रहा है ना। तो इतना कोड हमको समझ आ गया, हमको याद आ गया हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार आ जाते हैं इस वाले न्यू वाले पाथ में, चैप्टर 9 के लिए खोल लेते हैं, है ना। एक बार मैं npm स्टार्ट करके देख लेता हूँ, वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ होगा पैकेज डॉट जेसन में। देखिए नोड मॉन है, तो हम जो जो भी चेंजेस करेंगे बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यही वाला एप्लीकेशन हमने बनाया हुआ था, है ना। अब हम ये सेटअप करने नहीं आए थे, हम तो एक्सप्रेस को सेटअप करने आए थे। तो पहले वो देख लेते हैं कि एक्सप्रेस को कैसे सेटअप करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस भी एक नॉर्मल नोड का पैकेज है, जैसे हमने नोड मॉन इंस्टॉल किया था ऐसे एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल करना है। क्या कमांड चलेगी, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, आप डायरेक्टली चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बस हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपका नोड 5+ है, जो कि इन जनरल होगा, अगर आपने मेरे साथ ही कोर्स स्टार्ट किया है तो उस समय तक ये सब हो चुका था, है ना। तो उस केस में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, है ना। अगर आप टेम्परेरीली इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो हम नहीं करना चाहते, तो ये बोल रहा है नो सेव के साथ भी आप इसको कर सकते हैं, पर हमको ये नहीं करना, हमको तो npm इंस्टॉल करना है। यहाँ ये बात याद रखनी है कि इसको आपको डेव डिपेंडेंसी ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक्सप्रेस हमको फाइनल प्रोडक्शन पे भी चाहिए। नोडमॉन हमको कहाँ चाहिए था, बस यही हमारा सर्वर रीस्टार्ट करने के लिए चाहिए था। जब हमारी ऐप फाइनल प्रोडक्शन पर जाएगी वहां तो हमको सर्वर बार बार रीस्टार्ट करना नहीं है, तो नोडमॉन हमने उस तरह से इंस्टॉल कर लिया था। बट एक्सप्रेस हमको फाइनली भी चाहिए, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसको या तो हाइफन हाइफन सेव लगाकर भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास नोड पुराना है थोड़ा सा, तो हाइफन हाइफन सेव लगा के कर सकते हैं, वरना नए वाले में लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, सेफ रहने के लिए लगा ही लेते हैं। तो हम बोल देता हूँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हाइफन हाइफन सेव, तो हम इसको बोल रहे हैं भाई इसको मेरी डिपेंडेंसी में सेव कर लेना, है ना। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पर वापस आकर सर्वर को बंद कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, इसको एक नंबर बड़ा मैं कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल, ये साइड वाला जो पैनल है इसको भी बंद कर सकते हैं, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस हाइफन हाइफन सेव, है ना। एक बार देखिए पैकेज जेसन को यहाँ से देख लेते हैं। ऑथर डिपेंडेंसीज में अभी हमने क्या लगाया हुआ है, हमने क्योंकि नोडमॉन को भी डायरेक्टली ऐड कर लिया था इसलिए डेव डिपेंडेंसी नहीं दिखा रहे हैं, बट हमको आइडियली उसको डेव डिपेंडेंसी में भी करना चाहिए। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सेव, मैंने जैसे ये दबाया होगा क्या, ये सर्वर से जाएगा, इसको लेकर आएगा। देखिए इसने क्या किया, एक्सप्रेस 4.21.0 को इसने एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। तो बस इतना ही करना था, इंस्टॉल करने के लिए क्या करना था, इतना ही करना था, हमारा जो एक्सप्रेस है वो एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पर
इंस्टॉल हो गया, है ना। तो इंस्टॉल हमने कर लिया। उसके बाद अगला काम क्या करना है, इसको यूज कैसे करना है, अगली चीज वो देखते हैं इंस्टॉलेशन के तरह से। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे अपने ऐप डॉट जेएस में, है ना। ऐप डॉट जेएस में आ जाएंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या इंक्लूड किया हुआ है, ये एक मेरा कोर मॉड्यूल है। अब हमने एक एक्सटर्नल मॉड्यूल भी इंक्लूड कर लिया पहला, है ना। पहला एक्सटर्नल मॉड्यूल भी इंक्लूड कर लिया। एक्सटर्नल मॉड्यूल को भी ऐसे ही करते थे हम, क्या करते थे, रिक्वायर, यहाँ नाम क्या दे देंगे उसका, एक्सप्रेस, है ना। और यहाँ भी कांस्टेंट में उसको डाल लेते हैं एक्सप्रेस नाम के, है ना। तो बस ऐसे ही आप इसको इंक्लूड करते हैं, जैसे आपने इसको किया ऐसे इसको किया। बट देखिए अच्छी कन्वेंशन है कि इसको आप अलग अलग बता दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कोर मॉड्यूल्स, है ना, इनके बीच में थोड़ा सा गैप बना दें, इसको बोल देते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल, है ना। एक्चुअली हमारे पास तो एक और भी है, यानी लोकल मॉड्यूल। तो 3 तरह के मॉड्यूल होते हैं, तीनों हमने इस फाइल में इस समय इंक्लूड किए हुए हैं, है ना। तो इसको हमने बोल दिया लोकल मॉड्यूल। तो तीनों तरह के मॉड्यूल हो गए, यानी कोर मॉड्यूल हो गया, एक्सटर्नल मॉड्यूल हो गया, और मेरा लोकल मॉड्यूल हो गया। अभी तो हुआ इसको इंक्लूड कैसे करना है, सेम रिक्वायर के सिंटैक्स से। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो देखिए एक्सप्रेस में आप क्या कर रहे होते हैं, जनरली सबसे पहले इन सबको इंक्लूड करने के बाद आप एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करते हैं। यानी एक्सप्रेस क्या एक्चुअली एक टाइप का फंक्शन है ना। आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक्सप्रेस को, और उसको एक ऐप में बना लेते हैं। यानी आपको क्या रिटर्न करता है, एक ऐप बनाकर दे देता है। तो मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट ऐप, मैं कुछ भी आप या नाम ले लीजिए अपनी ऐप का, हमने ऐप ले लिया, बोल दिया एक्सप्रेस को आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो अगर मैं एक्सप्रेस पर जाकर देखूंगा, देखिए इसका अगर हम कोड जाकर देख लें, है ना। तो अ, एक सेकेंड, देखिए क्या कर रहा है, वहां से जो फंक्शन इसने एक्चुअली एक्सपोर्ट किया है उसका नाम क्या है, जो एक्सप्रेस नाम से हमने किया है। इसको आप एक्सप्रेस नाम के बजाय क्या नाम भी दे सकते हैं, क्रिएट एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। तो वहां से इसने क्या एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक्चुअली यही जो एप्लीकेशन है, जो क्रिएट एप्लीकेशन फंक्शन है, यही एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो हमारे लिए एप्लीकेशन बनाकर हमको वापस करता है, ठीक बात है। तो चलिए ऐप हमारा बन गया। इसके बाद हमको क्या करना है, अब ये जो क्रिएट सर्वर आपने किया था ना, आप इसमें रिक्वेस्ट हैंडलर की जगह डायरेक्टली ऐप पास कर सकते हैं। यानी ये ऐप एक्चुअली किस टाइप का है, ये ऐप एक्चुअली उसी टाइप का है जहां आप बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो ले रहे होते हैं। यानी मेरा जो रिक्वेस्ट हैंडलर था, अभी मैं रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर अगर जाऊंगा तो क्या ले रहा था, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले रहा था। ये भी क्या ले रहा होता है, ये जो मेरा एक्सप्रेस से ऐप बनकर आया, ये ऐप भी क्या एक तरह से आप मान लीजिए रिक्वेस्ट हैंडलर ही है, जो क्या ले रहा होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ही ले रहा होता है। बट अब हमने ये कर लिया, अब आगे कैसे चलेगा, यानी रिक्वेस्ट हैंडलर तो मेरा लगा ही नहीं, अब कैसे चलेगा। तो यहाँ आप ऐप बनाएंगे तो आपका पहले बेसिकली लोकल सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, इतना आप चेक कर सकते हैं। मेरा भी कोड पूरा का पूरा हट गया, यानी कोई हैंडलिंग नहीं हो रही है। बट एक बार ये देख लेते हैं सर्वर ठीक से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, हम तो वही करेंगे, npm start। npm start हमने लिखा, ये कह रहा है कि सर्वर आपका स्टार्ट हो गया है। एक बार रिफ्रेश करके उसको मैं देख लेता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, कैन नॉट गेट स्लैश, यानी बोल रहा है इस पाथ पर अभी कुछ भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड नहीं है, कुछ भी यहाँ पर मेरे को नहीं दिख रहा है। तो देखिए पहले क्या होता था, हमारा पहिया जो है हमेशा घूमते रहता था, घूमते रहता था, घूमते रहता था। अभी इतनी फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिकली हमको दे रहा है कि भाई मैं गेट जो है वो नहीं कर सकता। एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, है ना। अगर हम नेटवर्क में जाकर देखेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं नेटवर्क में जाकर, तो देखिए क्या बोल रहा है, 404 इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया है कि भाई ये बात अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये किसने कर लिया, एक्सप्रेस ने कर लिया। तो एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया, एक्सप्रेस से हमने सर्वर बना लिया। ऑब्वियसली अब हमने अपनी रिक्वेस्ट हैंडलिंग कैसे करनी है एक्सप्रेस में वो नहीं लिखा है, बट एटलीस्ट सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, सॉरी एक्सप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस को कैसे इंक्लूड करना है, इससे ऐप कैसे बनाना है, और इससे सर्वर बनाने में कैसे हेल्प होती है, ये चीजें हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टॉल कैसे करना है एक्सप्रेस। उसके बाद देखेंगे जो मिडिलवेयर का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मिडिलवेयर एक्चुअली ऐड कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे अभी हमने बात भी की थी, मिडिलवेयर का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आई, है ना, ये आ गई हमारे पास रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होगा, एक एक मिडिलवेयर के पास जाती रहेगी, वो पहले उससे अगले मिडिलवेयर के पास जाएगी, फिर उससे अगले मिडिलवेयर के पास जाएगी, फिर रिस्पॉन्स आपका फाइनली चला जाएगा। तो पूरा क्या है, पूरा गेम है अपने पूरे लॉजिक को छोटे 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 मिडिलवेयर्स में तोड़ना। और आप हर मिडिलवेयर में क्या करते हैं, देखिए एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अभी तक हमारा जो रिक्वेस्ट हैंडलर था वो क्या ले रहा था, रिक्वेस्ट ले रहा था, रिस्पॉन्स ले रहा था। इस बार आपको एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन भी ये दे रहा है, मेथड भी ये दे रहा है। इस नेक्स्ट नाम के फंक्शन का क्या मतलब है, आप अपने मिडिलवेयर में कॉल ले सकते हैं कि आप यहीं से रिस्पॉन्स सेंड करना चाह रहे हैं। आप किसी भी मिडिलवेयर में बोल सकते हैं, अरे ये तो लॉग्ड इन ही नहीं है, बाहर निकालो इसको, रिक्वेस्ट को यहीं से वापस भेज दो। तो आप यहीं से इसको वापस भेज देंगे कि तुम जाओ वापस जाओ। इसलिए आपके पास रिस्पॉन्स है, आप रिस्पॉन्स में जैसे हम पहले करते थे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट एंड, जो भी आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं। बट अगर आपने सिर्फ यहाँ थोड़ा काम किया, मान लीजिए आपने चेक कर लिया लॉग्ड इन है, हाँ लॉग्ड इन है, आपका काम तो खत्म हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट नाम का ये जो फंक्शन है कॉल कर सकते हैं। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट उसके बाद उससे अगला जो भी मिडिलवेयर इंस्टॉल्ड है उसके पास चली जाएगी। तो यहाँ हमको एक और बात में साथ एक और बात क्या समझ आ रही है, इन मिडिलवेयर का ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक का आपने एप्लीकेशन बनाया, पहले तो ट्रांजैक्शन कर दी, उसके बाद ये चेक किया, ट्रांजैक्शन करने के बाद ये चेक कर रहे हैं
कि भाई ये जो यूजर है लॉग्ड इन भी है या नहीं, तो वो नहीं चलेगा। यानी हमको पहले लॉगिन चेक करना है, उसके बाद ट्रांजैक्शन करना है। तो क्या होगा, यही सीक्वेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में हम ये काम कर सकते हैं। तो मिडिलवेयर का सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। मिडिलवेयर में आप ये खुद से कॉल लेंगे कि रिस्पॉन्स मुझे इमीडिएटली भेजना है या मुझे नेक्स्ट वाले मिडिलवेयर पर चले जाना है ना। तो ये करना कैसे, चलिए अब ये देखते हैं आकर कोड। तो कैसे करेंगे, देखिए हमको कौन सा फंक्शन यूज करना है, हमको फंक्शन यूज करना है यूज नाम से, है ना। तो यूज हमारे लिए क्या कर सकता है, यूज हमारे लिए मिडिलवेयर को ऐड कर सकता है। तो जहां हमने यहाँ ऐप लगाया है ना, सर्वर करने से पहले या बाद में कभी भी आप अब यहाँ क्या कर सकते हैं, ऐप में बोल सकते हैं ऐप डॉट यूज, है ना। तो ये क्या ले रहा है, ये भी एक फंक्शन ही ले रहा है जैसे पहले फंक्शन ले रहा था। और इस फंक्शन में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं आपके, तीनों आर्ग्यूमेंट होने वाले हैं। यानी आपको रिक्वेस्ट मिलेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा और क्या मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा, है ना। नाउ इट इज टोटली अप टू यू कि आपको इन तीनों को किस तरह से यूज करना है ना। तो पहले हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि अगर हम इसको लगा रहे हैं तो किस तरह से ये यूज होता है। तो पहले क्या करेंगे, जो हम पहले करते थे, यानी मैं कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, है ना, रिक्वेस्ट डॉट URL हम प्रिंट कर लेते हैं और रिक्वेस्ट डॉट मेथड हम प्रिंट कर लेते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ हमने प्रिंट कर ली, है ना। इसके पहले मैं क्या बोल देता हूँ, पहले बोल देते हैं केम इन फर्स्ट मिडलवेयर, है ना, कि ये जो हमारी रिक्वेस्ट है इस यूआरएल की, इस मेथड की, पहले वाला जो हमारा मिडिलवेयर है इसके अंदर आ गई है ना। अब आप इसी तरह से मल्टीपल मिडिलवेयर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने एक मिडिलवेयर ऐड किया, इसके बाद एक और मिडिलवेयर में ऐड कर लेता हूँ, है ना। इसके बाद हम बोल देते हैं रिक्वेस्ट केम इन सेकंड मिडिलवेयर। पर देखिए हमने बात की थी सेकंड वाले में कब आएगी, ये फर्स्ट वाले को चूज करना है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, हम किस ऑर्डर में इनको रजिस्टर कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको एक नंबर छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बेटर मैनेजेबल लगेगा ये। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐप हमने बनाया, हमने कहा तुम पहले मिडिलवेयर हो, तो जिसको पहले रजिस्टर किया वो पहला मिडिलवेयर हो गया। यहाँ ऑब्वियसली मेरे कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है कौन सा पहला है, जिसको आपने पहले रजिस्टर किया वो पहला है, उसके बाद इसको रजिस्टर किया ये दूसरा है। तो अब ये पहले वाले को चूज करना है कि क्या इसने रिस्पॉन्स भेज दिया। देखिए क्या इसने रिस्पॉन्स भेजा, नहीं इसने रिस्पॉन्स तो नहीं भेजा। तो आइडियली इसको बोलना चाहिए भाई मैंने अपना काम कर लिया, मेरा काम तो मान लीजिए लॉगिंग का ही था, है ना। तो लॉगिंग का मैंने काम कर लिया है, अब आप क्या करिए, नेक्स्ट कॉल कर दीजिए, है ना। ये जो नेक्स्ट है ये आपने कॉल कर दिया, तो अब क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी इससे अगले वाले मिडिलवेयर के पास, यानी यहां आ जाएगी। अब इसके पास रिक्वेस्ट आ गई, अब इसको देखना है कि इसको क्या करना है ना। एक बार मान लीजिए इसको दोबारा से एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इस बार हमने जैसे ही रन किया, देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा आ गया, केम इन फर्स्ट मिडिलवेयर, पाथ क्या है, स्लैश है, रिक्वेस्ट किस टाइप की, गेट टाइप की है। उसके बाद आया केम इन सेकंड मिडिलवेयर, फिर स्लैश है, फिर गेट है ना। अब देखिए पहिया अभी भी घूम रहा है क्योंकि हमने मिडिलवेयर भी लगा दिया इस बार, पर उसके बाद भी क्या नहीं किया, उसके बाद भी हमने यहाँ से रिस्पॉन्स जो है वो सेंड नहीं किया, है ना। तो क्या हुआ, ये रिक्वेस्ट अभी भी वेट कर रही है कि इसके पास रिस्पॉन्स आने वाला है। बट हम यहाँ मेनली क्या समझने की कोशिश कर रहे थे, हम ये समझ रहे हैं कि मिडिलवेयर को कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, यूज फंक्शन के साथ लगाते हैं। जैसे हम पहले रिक्वेस्ट हैंडलर लगा रहे थे, है ना, यहाँ क्रिएट सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट हैंडलर लगा रहे थे, वैसे ही अब यहाँ पर हम ऐप के अंदर यूज लगा रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एक नहीं लगा सकते, यहाँ मल्टीपल लगा सकते हैं, और उनका जो ऑर्डर है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यानी किस ऑर्डर में मैं इनको लगा रहा हूं, मैंने पहला लगाया, दूसरा लगाया, उसके बाद मैंने सर्वर बना दिया, तो उसी ऑर्डर में मेरी जो रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट होने वाली है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से नेक्स्ट हटा देता, है ना, मैं यहाँ नेक्स्ट लगाता ही नहीं, है ना, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं उस केस में क्या होगा। देखिए रिक्वेस्ट अपने आप से रिट्राई हो गई, इस बार ये यहीं पर रुक गया, कह रहा है केम इन फर्स्ट मिडिलवेयर, है ना। सेकंड वाले के पास भी नहीं गया क्योंकि फर्स्ट ने ये भी नहीं बोला कि उससे अगले वाले के पास जाना है ना। तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट यहीं पर अटक गई। इसको लग रहा है कि तुम ही अभी रिस्पॉन्स देने वाले हो किसी तरह से, तुमने हो सकता है एसिंक में रिस्पॉन्स सेव कर लिया हो, डेटाबेस में कॉल लेने गए हो, कुछ भी करने गए हो, तुम अभी रिस्पॉन्स सेंड करने वाले हो। बट हमारा तो कोड ही गलत है ना, अभी हमने रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया। बट कोई बात नहीं, हमको क्या समझना है, हमको समझना यह है कि किस तरह से सिंटैक्स लिखा जाता है मिडिलवेयर का, किस तरह से यहाँ पर ये तीन तरह के जो आर्ग्यूमेंट है ये हमको मिलते हैं। रिक्वेस्ट हमको मिलता है, रिस्पॉन्स ये वही है जो हमको पहले मिल रहे थे, नेक्स्ट भी अब हमको मिल रहा है। अगर हमको नेक्स्ट कॉल करना है तो हम नेक्स्ट कॉल कर सकते हैं, सेइंग मैंने अपना काम कर लिया, अब अगले वाले को आप दे दीजिए, ठीक है। तो ये हुआ कि हमको मिडिलवेयर बेसिकली ऐड कैसे करना है ना। साथ साथ देखिए इसमें हमको ये समझना है मिडिलवेयर ऐड करने में ही, जैसा हमने पहले भी बात की है, क्या होगा, अलग अलग मिडिलवेयर अपना अलग अलग काम कर रहे होंगे। मान लीजिए पहले वाला है जिसको सिर्फ लॉगिंग करनी थी, अभी हमने पहला बनाया उसको सिर्फ लॉगिंग करनी थी, वो लॉगिंग करेगा, नेक्स्ट बोल देगा। अगले वाला क्या चेक कर रहा है, मान लीजिए ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है कि जैसे हम बोल रहे हैं वो भाई ये यूजर लॉग्ड इन भी है या नहीं, इसने चेक कर लिया। अगर लॉग्ड इन नहीं है तो तुरंत ही रिस्पॉन्स भेज सकता है यहीं से, है ना। जनरली आप जब मान लीजिए ऑथराइज नहीं होते हैं तो क्या रिस्पॉन्स कोड भेजा जाता है, 401 भेजते हैं शायद, है ना, अनऑथराइज, तो यहीं से 401 भेज देगा कि भाई आप ऑथराइज नहीं है, आप जाइए, बाकी पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो स्किप हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसने चेक कर लिया कि यूजर तो लॉक्ड इन है, तो ये क्या करेगा, अगले वाले को भेज देगा, बोलेगा तुम भाई रिक्वेस्ट पार्स कर लो एक बार, रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या है वो देख लिया, वो स्टैटिक फाइल, ऐप राउटिंग, यानी अलग अलग हम यहाँ लॉजिक बेसिकली बना सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि एक एक करके नेक्स्ट वाले के पास जाता रहेगा, और हर इंसान ये चूज करेगा, यानी हर मिडिलवेयर ये चूज करेगा कि मुझे यहीं से रिस्पॉन्ड करना है या मुझे अगले वाले के पास भेज देना है, मेरा काम यहाँ पर हो गया, है ना। तो ये है कि हम मिडिलवेयर कैसे ऐड कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स कैसे सेंड करना है। अभी तक हमने सिर्फ मिडिलवेयर ऐड किया, रिस्पॉन्स हम भेज नहीं पाए, वो यूजर जो है वो हमारे रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। तो जैसे हम पहले कर रहे थे कुछ कुछ वैसे ही करेंगे, यानी यहाँ अगर हमको मिडिलवेयर बनाना है तो आप यहाँ बोल सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, आपको जो भी यहाँ से अभी तक जैसे हम HTML भेजते हैं वैसे ही आप भेज सकते हैं ना। ये अल्टीमेट तरीका नहीं है, इसको भी अभी हम आसान करेंगे, बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या रिस्पॉन्स उसी तरह से भेजा जा सकता है जैसे हम पहले भेज रहे थे, है ना। पहले कैसे भेज रहे थे, एक बार मैं यूजर खोल के दिखा देता हूँ। देखिए पहले हम सेंड नहीं लिखते थे, पहले हम लिखते थे यूजर डॉट राइट, है ना। और जब राइट पूरा हो जाता था उसके बाद हम बोलते थे कि भाई एंड करना है ना। इस बार हम क्या लिख रहे हैं, इस बार हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जो भी आपका रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिख सकते हैं, है ना। मैं लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड, इसके अंदर मैं कुछ भी HTML मान लीजिए यहाँ से दे सकता हूँ, एक पैराग्राफ बना लेते हैं, है ना। यहाँ हम बोल देते हैं मान लीजिए वेलकम टू कंप्लीट कोडिंग Node.js सीरीज, है ना। इस बार हमने ये चेंज कर दिया। एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं 302 पर, 3002 सॉरी। हाँ देखिए इस बार हमने रिफ्रेश कर लिया तो क्या लिखा गया यहाँ पर, वेलकम टू कंप्लीट कोडिंग Node.js सीरीज। जो हमने यहाँ रिस्पॉन्स भेजा वो लिखा हुआ आ गया। यहाँ अगर मैं चेक करूँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट मिडिलवेयर में रिक्वेस्ट आ गई, सेकंड मिडिलवेयर में रिक्वेस्ट आ गई, रिक्वेस्ट पूरी हुई तो फेविकॉन की रिक्वेस्ट भी आ गई। फेविकॉन का मतलब क्या होता है जनरली, वो जो ऊपर वाला छोटा सा आइकन होता है, अभी हमने वो दिया ही नहीं, बट उसकी रिक्वेस्ट भी ब्राउजर ने तो भेजी थी, और वो रिक्वेस्ट भी हमारे दोनों मिडिलवेयर से होते हुए निकल गई। एक इंपॉर्टेंट चीज हमको और यहाँ पर क्या देखनी है, जो हम पहले हर बार कर रहे थे इस बार हमने नहीं किया। पहली बात तो मैंने सिर्फ सेंड लिखा, मैंने ये नहीं बोला कि इसको एंड करना है, ये अपने आप इसने एंड कर दिया, ये देखकर कि भाई आपने एंड कर दिया है। मैंने राइट नहीं लिखा, मैंने सीधे सेंड लिखा है। अगर हम नेटवर्क कॉल चेक करेंगे लोकल होस्ट में, है ना, और यहाँ मैं आकर आपको दिखाऊं तो देखिए इसने कंटेंट टाइप भी रिस्पॉन्स में खुद से सेट कर दिया। कॉन्टेक्स्ट टाइप कॉन्टेक्स्ट सॉरी कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट HTML है, ये भी इसने खुद से सेट कर दिया। ये सब काम पहले हमको खुद करना पड़ता था, है ना। अगर हम यहाँ कर चेक करें यूजर में जब हम कर रहे थे तो हम पहले कंटेंट टाइप ऐड करते थे, हेडर लगाते थे, उसके बाद ये पूरा पूरा जो कंटेंट है वो हम दे रहे होते थे। इसने क्या कर लिया, इसने हमारे लिए सब काम आसान कर दिया कि आप बस सेंड कर दो, मैं इस रिस्पॉन्स टाइप को खुद से समझ लूंगा आपने क्या सेंड करने की कोशिश की है, उसका हेडर भी मैं खुद से लगा दूंगा, है ना। तो देखिए हमको अभी HTML भेजना पड़ रहा है, बट ऑलरेडी इसने हमारा काम काफी ज्यादा आसान कर दिया पहले के मुकाबले, है ना। पहले जो हमको अलग अलग काम करना पड़ता था, मैंने सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिखा, इसने हेडर भी खुद भेज दिया, इसने जो UI है वो भी यहाँ पर खुद से दिखा दिया है ना। अब एक बार थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं कि भाई ये चल कैसे रहा है। तो देखिए एक्सप्रेस भी क्या है, ओपन सोर्स है, कंप्लीटली कहाँ पड़ा हुआ है, गिटहब पर ही पड़ा हुआ है। तो हम जाकर देख लेते हैं एक बार, अगर मैं इसको खोल लूँ, है ना, यहाँ करते हैं एक्सप्रेस, सर्च करते हैं एक्सप्रेस गिटहब, है ना। तो देखिए एक्सप्रेस के हम पैकेज पर पहुंच गए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक्सप्रेस जेएस का ये एक्सप्रेस पैकेज है, यहाँ पूरा का पूरा कोड इसका पड़ा हुआ है। लास्ट कमिट कब हुआ है, 4 दिन पहले लास्ट कमिट हुआ है, यानी एक्टिवली ये जो एक्सप्रेस है इसको मैनेज कर रही है कम्युनिटी, बहुत सारे लोग यहाँ पर कमिट कर रहे हैं। आपको भी अगर जाकर कोड देखना है कि मैं चेक करूं, मान लीजिए मैं लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ, यहाँ बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, है ना। अभी रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमने यूज किया, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। अगर हम यहाँ रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देखेंगे, है ना, यहाँ मान लीजिए मैं सेंड फंक्शन सर्च कर लेता हूँ, अभी हमने सेंड फंक्शन यूज किया, ये देखिए सेंड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है ना। इसको और एक नंबर बढ़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं सेंड फंक्शन के अंदर आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इसने चेक कर लिया कि भाई अगर आपने स्ट्रिंग टाइप की चीज भेजी है सेंड के अंदर, यानी ये जो चंक निकल रहा है, बॉडी निकल रही है, क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो देखिए ये जो कंटेंट टाइप है इसका, ये इसने सेट कर दिया क्या है, HTML है। तो हमको ये भी दिख रहा है हेडर ही कहाँ सेट कर रहा है, यानी ये सब जादू नहीं हो रहा है, किसी ने ये सब कोड लिख कर रखा है हमारे लिए, जो आप देख सकते हैं, है ना। आगे चल के देखेंगे, आप ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, नंबर भेज सकते हैं, बुलियन भेज सकते हैं, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कंटेंट टाइप। देखिए हमारा जो सेंड मेथड है खुद से सेट कर रहा है ना। इंटरनली क्या कर रहा है, रिमूव हेडर कर रहा है, सेट हेडर कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। एंड में एंड भी कॉल कर रहा है, यानी ये क्या है, देखिए अगेन आपको समझना है, ये सिर्फ एक हेल्पर लेयर है, चल सब कुछ नोड के ऊपर ही रहा है, पर जो काम हम सारा खुद करने की कोशिश करते थे, इन्होंने बहुत सारा काम जो बार बार करना पड़ता है, वो काम इन्होंने एक बार में करके रख लिया और बोला कि भाई ये मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ। देखिए इसी के अंदर अगर आपको जेसन भेजना है तो एक फंक्शन हमको समझ आ गया, सेंड नहीं करना है, डॉट जेसन करना है, तो उसके बाद जेसन को अच्छे से हैंडल कर रहा है, उसका कंटेंट टाइप ऐड कर रहा है। तो हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, बट आपको पता होना चाहिए कि सारा कोड पब्लिक है। मैं कभी भी आकर अगर सर्च करना चाह रहा हूँ कि यार इसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मैं सर्च कर सकता हूँ। जैसे हमने रिस्पॉन्स देखा, ऐसी रिक्वेस्ट के अंदर भी मैं जा सकता हूँ। रिक्वेस्ट के अंदर जाकर अलग अलग टाइप के जो मेथड्स हैं वो भी हम देख सकते हैं। हेडर अगर सेट करना है या हेडर निकालना है तो कैसे निकलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट्स, यानी ये क्या है, सब हेडर वाली चीजें, एक्सेप्ट्स एंड कोडिंग, ये बेसिकली अलग अलग तरह के हेडर वाले फंक्शन होते हैं। तो आप यहाँ अलग अलग चीज जाकर चेक कर सकते हैं कि मुझे कोई भी चीज चेक करनी है तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। कोड सारा पब्लिक है, करंटली अभी ये किस तरह से चल रहा है वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा डीप डाइव करने की, थोड़ा सा देखने की, तो मैं हमेशा एक्सप्रेस पैकेज को बेसिकली गिटहब पर आकर चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है ना, अपने हिसाब से समझ सकता हूँ। तो ये हमने दिखाने की कोशिश की क्या है, अगर आप सेंड फंक्शन के अंदर आकर चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेंड फंक्शन में कंटेंट टाइप जो हम कह रहे हैं ऑटोमेटिकली सेट हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली मतलब जादू से नहीं हो रहा, ऑटोमेटिकली मतलब एक्सप्रेस में किसी ने पहले से लिख कर रखा हुआ है, इसके डेवलपर्स ने लिख के रखा हुआ है, तो हम उसको यूज कर पा रहे हैं, है ना। अब एक चीज यहाँ पर और समझ लेते हैं ये डीप डाइव के अंदर ही, कि हम इसको भी आसान कर सकते हैं कि सर्वर हमने कैसे बनाया। अब आपको सर्वर HTTP पैकेज एक्चुअली इसकी जरूरत ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो HTTP पैकेज है इसको आप कंप्लीटली गायब कर सकते हैं। ये सब काम हमारे लिए कौन कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। और ये जो हम बोल रहे थे http.create सर्वर, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली app.listen करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो आपने ऐप बनाया है उसको पहले आपने सर्वर में कन्वर्ट किया, फिर सर्वर को आपने लिसन किया। आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऐप है आप इसको बोल सकते हैं app.listen, और ये जो हमने एक लाइन लिखा था ये भी चला गया। सिर्फ एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, HTTP पैकेज जो हमने इंपोर्ट किया हुआ था वो भी चला गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे मेरा जो बेसिकली कोर मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किया था वो इंपोर्ट ही गायब हो गया है। एक्सटर्नल मॉड्यूल यहाँ पर है, लोकल मॉड्यूल है, मैंने ऐप को ही बनाया, एक्सप्रेस से ऐप बनाया। ऐप में मैंने 2 मिडिलवेयर लगाए, ऐप में मैंने क्या लगाया, ये 3002 लगाया, और उसके बाद ऐप को यहीं से ऐप को बोल दिया कि आप ही लिसन करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सप्रेस को ही बोल दिया, इंटरनली इसने सर्वर वाला काम भी अपने आप ही कर लिया है ना। तो हमने बेसिकली डायरेक्टली ऐप डॉट लिसन करना स्टार्ट कर दिया। जो फंक्शनैलिटी है अगर मैं यहाँ कर चेक करूंगा वो अभी भी बिल्कुल एज इट इज सेम है। अभी मैं 3000 पर कर रहा हूँ, देखिए मेरे यहाँ जो लॉगिंग है वो मेरी लॉगिंग भी हो रही है, मेरा जो फाइनल यूआई आना चाहिए था वो यूआई भी मेरा आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक स्टेप इसने हमारे लिए और कम कर दिया यहाँ पर। अब एक चीज यहाँ पर और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्या है, हैंडलिंग रूट्स। तो हमने बोला था रूट्स बोल दीजिए, राउट्स बोल दीजिए, है ना। हैंडलिंग रूट्स ये क्या मतलब है, अभी हमारा जो पूरा का पूरा यूजर वाला कोड है वो तो भाई अनयूज्ड पड़ा हुआ है, ये तो हमने यूज ही नहीं किया, है ना। अगर मैं रिक्वायर यूजर के अंदर जाकर देखा ना, ये जो रिक्वेस्ट हैंडलर है इंटरनली क्या करता था, ये स्लैश को अलग से मेरे हैंडल कर रहा था, है ना। ये टू लोअर केस पोस्ट को अलग से हैंडल कर रहा था, ये जो हम बेसिकली उसके अलावा जो हमने डिफॉल्ट बनाया था उसको अलग से हैंडल कर रहा था। तो ये बात हमने बोला था आप इसके लिए अलग अलग मिडिलवेयर बना पाएंगे और अलग अलग मिडिलवेयर के साथ इसको यूज कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमको सिंटैक्स समझना। सिंटैक्स क्या है, ये जो ऐप डॉट यूज है ना, इसमें पहले भी आपको सिंटैक्स मिलता है जिसका पहले भी आप एक चीज पास कर सकते हैं, एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं जिसका नाम होता है पाथ। आप यहाँ पर पाथ पास कर सकते हैं। मैंने कहाँ से निकाला, एक्सप्रेस जेएस की डॉक्यूमेंटेशन आप जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। मैं आपको एक बार खोलकर भी दिखा देता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस डॉक्स, देखिए एक्सप्रेस का ये पेज है ना। ये आप देखिए जो इंस्टॉलेशन वाला जो चीज़ है वो भी हमने यहीं से लिया हुआ था। अब आप यहाँ आ सकते हैं गाइड में, इमीडिएटली आपको कोई चीज़ देखना है, राउटिंग कैसे होगा, मिडिलवेयर कैसे लिखना है, इन्होंने भी अपनी बहुत सारी इसकी चीज़ें लिखी हुई हैं। एपीआई रेफरेंस पर आ सकते हैं आप, अलग अलग चीज़ों की अगर आपको देखना चाह रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ आऊँ एप्लीकेशन, मान लीजिए रिक्वेस्ट में हम देख रहे हैं, है ना। अच्छा माफ़ कीजिएगा, एप्लीकेशन में हम देख रहे थे, देखिए ऐप डॉट यूज़ यहाँ पे मेरे को मिल गया, ऐप डॉट यूज़ ही हम देखना चाह रहे थे। ऐप डॉट यूज़ अगर आप आकर देखेंगे तो देखिए ऐप डॉट यूज़ में क्या है, ये अपने आप बोल रहा है कि भाई यहाँ पर पाथ मिलता है। ये अलग अलग कॉल बैक तो आपको मिलते ही हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये वो कॉल बैक्स मिलते हैं, बट आप यहाँ पर पाथ भी पास कर सकते हैं, है ना। तो ये पाथ ही हम पास करना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पाथ की ही हैंडलिंग हो, उससे ज़्यादा हैंडलिंग ना हो, है ना। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी जो हमने कोड लिखा था फर्स्ट मिडिलवेयर सेकंड मिडिलवेयर, इसको आप अलग अलग चीज़ों के लिए लिख सकते हैं। यानी आप बोल सकते हैं स्लैश के लिए यहाँ से कुछ और हैंडलिंग होना चाहिए, सबमिट डिटेल्स के लिए कुछ और हैंडलिंग होना चाहिए, उसके बाद नॉर्मल के लिए कुछ और हैंडलिंग होना चाहिए। ये आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पर लिखकर रख सकते हैं। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ वापस, आप डॉट जेएस में आ जाते हैं। अभी तो देखिए हमने सीधे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट लिखा हुआ है। ये तो एक कॉल बैक है जो मैंने पूरा का पूरा कॉल बैक दिया हुआ है। इससे पहले आप पाथ पास कर सकते हैं, यानी मैं बोल सकता हूँ कि भाई तुमको किससे मैच करना है, तुमको सिर्फ स्लैश से मैच करना है। यानी अगर कोई डिफॉल्ट पाथ पर आ रहा है तो ही तुमको मैच करना है। और ये जो सेकंड मिडिल वेयर है इसको मैं कहाँ डाल देता हूँ, मान लीजिए इसको हम डाल देते हैं कहाँ पर, सबमिट डिटेल्स पर, जो हमने पहले लिखा हुआ था सबमिट, सबमिट डिटेल्स से लिखा हुआ था ना, क्या पाथ था हमारा, सबमिट डिटेल्स, है ना। अभी मैं सेम कोड नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाथ मैचिंग कैसे होगी। तो मैंने बोल दिया तुम स्लैश के लिए चलना, तुम सबमिट डिटेल्स के लिए चलना, पहले इतना ही चेक कर लेता हूँ। मैं वापस आ जाता हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैं जाता हूँ सबमिट डिटेल्स के पास, सबमिट डिटेल्स मैंने लिख दिया, एंटर दबाया, तो देखिए क्या हुआ, यहीं से तो मैंने रिस्पॉन्स भेजा था, वेलकम टू कंप्लीट कोडिंग, है ना। अगर आप यहाँ नीचे आकर देखेंगे तो देखिए क्या हुआ है, अगर फेविकॉन को हम छोड़ दें, है ना, तो क्या हुआ है, फर्स्ट मिडिल वेयर में भी आया और सेकंड मिडिल वेयर में भी आया है। ऐसा क्यों हुआ है ना। मैंने सेकंड आपको पहले चलाकर क्यों दिखाया,
देखिए जो स्लैश मैच कर रहा है ना, ये बोल रहा है स्लैश हो या उसके बाद कुछ भी हो तो चल जाएगा, यानी यूनिवर्सल मैच कर रहा है। अगर मैं बोल देता हूँ स्लैश सबमिट डिटेल्स और उसके अलावा हमने डबल डबल पाथ लगाए हुए हैं, मान लीजिए उसके बाद भी स्लैश लगा अगर कुछ और लगाया हुआ है, तो ये सबसे मैच कर लेगा, जिसके अंदर भी स्लैश है उससे उसको ये मैच कर लेगा। तो इस केस में हमारा फर्स्ट मिडिल वेयर भी चला, सेकंड मिडिल वेयर भी चला। बट अगर मैं अब ये सबमिट डिटेल्स हटा दूं और डिफॉल्ट आपको चला कर दिखाऊं, है ना, ये हटा दिया मैंने, डिफॉल्ट आपको चलाकर दिखाया, तो देखिए ये तो चला, ये तो मैच हुआ, पर यहाँ नेक्स्ट बोलने पर भी इसने क्या बोल दिया कि भाई इसके बाद कोई मिडिलवेयर नहीं लगा हुआ है, कैन नॉट गेट 404 हमको भेज दिया। क्यों? क्योंकि ये वाला मिडिलवेयर है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला मिडिलवेयर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाले मिडिलवेयर ने पहले ही बोला है कि मैं सिर्फ स्लैश सबमिट डिटेल्स पाथ के लिए चलता हूँ। यानी अगर ये वाला पाथ है और कोई उसके बाद नेक्स्ट करने के लिए बोल रहा है तो मुझे आप कंसिडर करना, वरना मुझे आप कंसिडर ही मत करना कि मैं तो इस चेन में ही नहीं हूँ, है ना। तो इसने क्या किया, नेक्स्ट करते ही इसको कोई और नहीं मिला तो उसने बोल दिया भाई 404 हो गया, इसको हम आगे जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकते, है ना। तो आपको क्या समझना है, अगर आपको राउट की हैंडलिंग करनी है, अलग अलग मान लीजिए हैंडलर लगाने हैं, तो उसको आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग हैंडलर्स लगा सकते हैं बेस्ड ऑन दिस पाथ। ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ आप यहाँ पर दे सकते हैं और अलग अलग हैंडलिंग कर सकते हैं। बट जब हमने राउटिंग की बात की थी तो हमने समझा था कि बेसिकली सबसे पहली बात तो ऑर्डर आपका यहाँ पर मैटर कर रहा है बहुत ज्यादा, है ना। क्या मैटर कर रहा है? ऑर्डर आपका मैटर कर रहा है। कैसे? यानी जो पहले लगा हुआ है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में लगा हुआ है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा या कंसिडर होगा, है ना। और क्या है, कैन नॉट कॉल नेक्स्ट आफ्टर सेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने रिस्पॉन्स भेज दिया, रिस्पॉन्स भेजने का ये मतलब है कि बस बात खत्म, यानी रिस्पॉन्स डॉट एंड हो चुका है। यानी जहां मान लीजिए मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, अगर इससे पहले मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, एक रेस्पॉन्स भी सेंड कर देते हैं, वेलकम टू कंप्लीट कोडिंग, कोडिंग की जगह में लिख देता हूँ केम फ्रॉम फर्स्ट मिडलवेयर, है ना। ये फर्स्ट मिडलवेयर से आया है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। देखिए ये तो आ गया मेरा केम फ्रॉम फर्स्ट मिडलवेयर, यानी इसको तो 200 जो सक्सेस है वो मिल गई। बट उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कर रहे हैं तो वो बेसिकली सिर्फ फर्स्ट मिडलवेयर के लिए, अच्छा मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। अच्छा अभी हुआ ये कि नेक्स्ट कुछ था ही नहीं इसलिए चल गया। मैं एक काम करता हूँ, एक और यहाँ पर लगा लेता हूँ, मान लीजिए डिफॉल्ट हैंडलिंग लगा लेते हैं और इसका नाम मैं लिख देता हूँ केम इन अनदर मिडलवेयर, है ना। और ये सेंड में हटा देता हूँ, ये नेक्स्ट में हटा देता हूँ, केम इन अनदर मिडलवेयर इसका नाम कर देते हैं, है ना। तो फॉर नाउ अगर मान लीजिए मैं सेंड नहीं लगा रहा था और मैं स्लैश पाथ पर था, है ना। देखिए क्या है, पहले वाले ने सिर्फ लॉग किया, बोल दिया नेक्स्ट पर जाना है, अगले वाले ने लॉग किया, रेस्पॉन्स भेजा। तो अगर मैं सिर्फ नॉर्मल पाथ पर आ रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर रेस्पॉन्स क्या आ गया, केम फ्रॉम अनदर मिडिलवेयर आ गया। इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या देखनी है, लॉग्स देखनी है। अगर लॉग्स में मैं जाऊंगा, देखिए क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट मिडिलवेयर के पास ही गया, उसके बाद अनदर मिडिलवेयर के पास गया। अनदर के पास क्यों गया? क्योंकि स्लैश के लिए दो एप्लीकेबल है। इस वाले ने भी बोला है मैं स्लैश यानी सबके लिए चलता हूँ, इसने भी बोला कि मैं सबके लिए चलता हूँ। तो जब हमने यहाँ से नेक्स्ट बोला तो क्या हुआ, पहले ये मिडिलवेयर एग्जीक्यूट हुआ, नेक्स्ट बोलने पर ये इस वाले के अंदर आ गया, उसके बाद ये मिडिलवेयर एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, बहुत अच्छे, ये दोनों हो गए, रिस्पॉन्स चला गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगर पहले वाला चाहे कि यार मैं भी कुछ रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, दो पैराग्राफ भेज देंगे, एक मैं भेज देता हूँ एक आप भेज देना, यानी यहाँ दोनों लिखा जाना चाहिए, केम फ्रॉम फर्स्ट मिडिलवेयर, केम फ्रॉम अनदर मिडिलवेयर। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या हुआ, इसको तो सक्सेस रिस्पॉन्स मिल गया पर इसको सिर्फ फर्स्ट मिडिलवेयर वाला ही रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद सर्वर हमारा क्रैश हो गया। सर्वर क्रैश हो गया, बोल रहा है कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। सेम एरर जो हम पहले देखते आ रहे थे वही एरर अभी हमको यहाँ आ गई है कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ये रिस्पॉन्स भी भेज दिया और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट करके यहाँ आपने फिर से रिस्पॉन्स भेजने की कोशिश कर ली लाइन नंबर 17 पर। तो भाई ऐसे आप नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद आप मिडिलवेयर जरूर एग्जीक्यूट कर सकते हो जिसके अंदर आप रिस्पॉन्स नहीं भेज रहे हो। रिस्पॉन्स अगर आपने सेंड कर दिया तो सेंड का मतलब है एंड, ये आपको याद रखना है। क्या यहाँ सेंड करने का मतलब है कि आपने एंड इमीडिएटली कर दिया है, वो रिस्पॉन्स मेरा एंड हो चुका है, उसके अंदर आप अभी और कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, यू कैन नॉट कॉल नेक्स्ट आफ्टर सेंड, है ना। सेंड के बाद आप नेक्स्ट कॉल नहीं कर सकते। ये हमने देख लिया कि जो स्लैश है ये हर चीज को मैच कर लेता है, ये सिर्फ स्लैश यानी स्ट्रिक्ट मैचिंग नहीं है। ये बोल रहा है अगर स्लैश मैंने लिख दिया या जो भी पाथ मैंने लिखा है तो वो बेसिकली स्टार्टिंग में मैच कर रहा है, वाइल्ड कार्ड मैच कर रहा है, उसके बाद का सब कुछ ये मैच कर लेगा, है ना। और ये हमने समझ लिया कि आपने रिस्पॉन्स डॉट सेंड अगर बोल दिया है तो वो इम्प्लिसिटली क्या कॉल कर देता है, एंड कॉल कर देता है। सेंड का मतलब है एंड, ये भी हमने समझ लिया, है ना। तो देखिए अगर हम इसका एक बार जो सिंटैक्स है उसको आकर समझने की कोशिश करेंगे, आपको यहाँ पर क्या समझना है, जब मैं लिख रहा हूँ, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि यहाँ पर आप यूज की जगह अलग अलग डायरेक्ट मेथड भी दे सकते हैं, गेट दे सकते हैं, पोस्ट दे सकते हैं, सब डायरेक्टली भी दे सकते हैं, है ना। हमने राउटिंग में दो चीजों की बात की थी, पहले भी हमने यूजर में दो तरह से चीजें हैंडल की हैं, एक तो पाथ के बेस पर और दूसरा रिक्वेस्ट मेथड के बेस पर। तो अभी हमने जो हैंडलिंग देखी है वो सिर्फ किस बेस पर देखी है, पाथ के बेस पर देखी है। हमने रिक्वेस्ट मेथड के बेस पर नहीं देखी। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, यूज की जगह यहाँ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं गेट या पोस्ट। तो ये क्या है, एचटीटीपी मेथड फॉर विच मिडिलवेयर फंक्शन अप्लाइज। तो आप सबसे पहले यहाँ वो लिख सकते हैं, उसके बाद आप पाथ दे सकते हैं, उसके बाद जो मिडिलवेयर फंक्शन है आपका
वो आप दे सकते हो। मिडिलवेयर फंक्शन के अंदर क्या क्या होता है ये हमने देख लिया, रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है, नेक्स्ट होता है ना। तो आपको इसी तरह से जब भी आप राउट हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इनको हैंडल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर क्या दे सकते हो, यहाँ गेट और पोस्ट भी आप डायरेक्टली यहाँ पर दे सकते हो। यानी ये मान लीजिए मैंने गेट के लिए लिखा है, ये गेट के लिए लिखा है, पर ये जो सबमिट डिटेल्स है, अभी देखिए अभी करंट बिहेवियर क्या है। पहली बात तो ये वाला जो सेंड है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारा ये सर्वर फटना बंद हो जाए, क्रैश होना बंद हो जाए, है ना। तो देखिए आ गया केम फ्रॉम अनदर मिडलवेयर। अभी मैं अगर सबमिट डिटेल्स पर जा रहा हूं तो क्या हो रहा है ना। सबमिट डिटेल्स पर अगर हम गए, अच्छा देखिए क्या हुआ, ये स्लैश यहाँ पर भी मैच हो गया। ये जो स्लैश है सबमिट डिटेल्स का यहाँ पर भी मैच हो गया, क्योंकि स्लैश तो सबको मैच करता है ना। तो मैं यहाँ पर भी क्या बोल सकता हूँ कि भाई ये जो स्लैश है ना, ये आपको कब मैच करना है, सिर्फ अभी हम यहाँ किस टाइप की रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं, गेट पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट लेके आ रहे हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, ये वाले को ऊपर मूव कर देता हूँ, ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं इस वाले को ऊपर मूव कर दूंगा तो सबमिट डिटेल्स पहले चल जाएगा, ये बाद में चलेगा। फिर से एक बार चलाकर देख लेता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए इस बार क्या लिखा गया, वेलकम टू कंप्लीट कोडिंग यूजिंग नोड.जेएस सीरीज, क्योंकि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले ये चल गया, उसके बाद ये चलता, पर हमने नेक्स्ट तो किया ही नहीं, हमने तो रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, तो यही वाला चल के एग्जीक्यूट हो गया। बट अभी मैंने यूज लिखा हुआ है, अगर मैं यूज की जगह क्या लिख दूं इसको, भाई सबमिट तो आप करने आए तो जनरली किस टाइप की रिक्वेस्ट होगी, मान लीजिए पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होगी। मैंने कहा कि भाई तुमको पोस्ट के लिए ही एग्जीक्यूट होना है। अब मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूं, देखिए क्या हुआ, ये स्किप हो गया पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि हम तो सबमिट डिटेल्स को डायरेक्ट ब्राउजर में डाल रहे हैं, हम कोई फॉर्म तो सबमिट कर नहीं रहे हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट किस टाइप की है। अगर मैं यहाँ जाकर चेक करूंगा, देखिए हम तो गेट टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। हेडर्स के अंदर अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा अड़ा हुआ हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं अगर यहाँ आपको दिखाऊं तो देखिए हम तो गेट टाइप की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, ये पाथ मेरा मैच नहीं किया इस बार, क्योंकि हमने यहाँ क्या दिया है, पोस्ट दिया है। तो अब हमने बोला दोनों चीज मैच करना, यानी रिक्वेस्ट पोस्ट टाइप की हो प्लस इस पाथ पे हो तो ही मैच करना। और एक डिफरेंस क्या है, यूज में जब आप लिखते हैं तो ये क्या होता है, वाइल्ड कार्ड होता है। बट जब आप गेट या पोस्ट में लिखते हैं तो ये एग्जैक्ट मैच करता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं दोबारा जाऊं स्लैश पर, तो देखिए स्लैश क्या करने की कोशिश कर रहा है, स्लैश में पहले फर्स्ट मिडिलवेयर चला, सेकंड तो चलेगा नहीं क्योंकि ये तो पाथ ही मैच नहीं हो रहा। उसके बाद अनदर मिडिलवेयर चला, ये दोनों चीजें हमको यहाँ पर दिख रही हैं, पहले फर्स्ट चला फिर अनदर चला। बट अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मान लीजिए कर देता हूँ इसको गेट, है ना। मैंने इसको कर दिया गेट। अब अगर मैं सबमिट डिटेल्स भी चला रहा था पहले, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सबमिट डिटेल्स के लिए भी अगर हम चला रहे थे, अभी हमने अच्छा इसको गेट कर दिया, मैं पहले बिना गेट करे आपको दिखा देता हूँ, है ना। अगर हमने गेट नहीं किया और हम सबमिट डिटेल्स चला रहे थे तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, पहले आप यहाँ देखिए, पहले फर्स्ट मिडिलवेयर चला फिर अनदर मिडिलवेयर चला, क्योंकि फर्स्ट सबको मैच कर रहा है। स्लैश का मतलब क्या, सबको मैच कर रहा है। बट अगर मैं इसको यूज की जगह गेट बोल दूं कि भाई आपको गेट के लिए ही करना है, फिर से मैं इसको चलाऊं तो देखिए क्या हुआ, इस बार सीधे अनदर मिडिलवेयर चला, फर्स्ट वाला नहीं चला। यानी एक दूसरा डिफरेंस मैं आपको यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप यूज को यूज करते हैं, यानी यूज मेथड को यूज करते हैं, तो जो पाथ है वो वाइल्ड कार्ड होता है, यानी वो पाथ, वो स्टार्टिंग पाथ अगर ये है किसी का भी तो उससे मैच करता है। बट अगर आपने गेट या पोस्ट लिख दिया तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो अभी गेट ये बोल रहा है अगर कोई होम पेज पर ही आया है, यानी स्लैश पेज पर ही आया है, तो ही मैं मैच हूंगा, अदरवाइज मैं मैच नहीं होऊंगा। तो इस बार कोई सबमिट डिटेल्स पेज पर आया, गेट रिक्वेस्ट लेकर भी आया, तब भी इसने मैच नहीं किया, केम इन फर्स्ट मिडिलवेयर प्रिंट आपका नहीं हुआ, है ना। तो ये जो हैंडलिंग रिक्वेस्ट है ये आप कैसे, दो दो तरीके हमने सीख लिए, आप गेट पोस्ट के बेस पर कर सकते हैं और आप इस पाथ के बेस पर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हम आ गए प्रैक्टिस सेट पे। तो आपको क्या करना है, ये पहले एक बार इसको खुद से पढ़ के देखिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ करने की विद्या है करने से आएगा, तो एक बार पॉज करेंगे, पहले इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। अगर समझ में नहीं आया है, मैं इसके बाद एक बार इसको समझाऊंगा, उसके बाद फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं इसको आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या हम यहाँ पर बोल रहे हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, हमने बोला एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिए, ये तो हम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नोडमॉन और एक्सप्रेस दोनों को उसके अंदर इंस्टॉल कर लीजिए, ये भी हम कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या बोला, एड टू डमी मिडिलवेयर दैट लॉग रिक्वेस्ट पाथ एंड रिक्वेस्ट मेथड्स रिस्पेक्टिवली। कुछ कुछ जैसा हमने किया था वैसा ही यहाँ पर आपको दो मिडिलवेयर बनाने हैं, है ना, और दोनों को लॉग करना है रिक्वेस्ट, ये आपको मेक श्योर करना है। अच्छा, एड अ थर्ड मिडिलवेयर दैट रिटर्न्स अ रिस्पॉन्स, एक थर्ड मिडिलवेयर इस बार ऐड करिए इसके साथ साथ जो रिस्पॉन्स भी रिटर्न करता हो। फिर नाउ ऐड हैंडलिंग यूजिंग टू मोर मिडिलवेयर दैट हैंडल पाथ दिस एंड अ रिक्वेस्ट टू कॉन्टेक्ट अस पेज। यानी अब आपको दो और मिडिलवेयर ऐड करने हैं, जो एक स्लैश को हैंडल करता हो, एक कॉन्टेक्ट अस को हैंडल करता हो, गेट के साथ यहाँ पर इनको लगाएंगे, है ना। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस शुड रिटर्न अ फॉर्म with name and email as input fields that submit to contact us page also। देखिए यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम गेट और पोस्ट को अलग अलग हैंडल कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टेक्ट अस को एक फॉर्म रिटर्न करना है जो नाम और ईमेल लेता हो, सबमिट बटन देता हो, वो पूरा फॉर्म आप रिटर्न करेंगे। बट साथ साथ वो सबमिट किस पेज पर करेगा, सबमिट भी कॉन्टेक्ट अस पेज पे ही करेगा,
है ना। पर हम उसको हैंडल अलग कैसे करेंगे, हम गेट और पोस्ट के बेसिस पर हैंडल करेंगे। लास्ट में क्या बोल रहा है, ऑल्सो हैंडल पोस्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट टू कॉन्टेक्ट अस यूजिंग अ सेपरेट मिडलवेयर, यानी एक और मिडलवेयर आपको लगाना है जो इस बार इसके लिए बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा हो। तो दो डमी लगाने हैं, एक थर्ड नॉर्मल रेस्पॉन्स वाला लगाना है, बाद में उसको हम कमेंट कर देंगे। एक हमको स्लैश के लिए लगाना है, एक हमको कॉन्टेक्ट अस के लिए लगाना है, कॉन्टेक्ट अस पोस्ट के लिए लगाना है। तो 5-6 मिडलवेयर हम इस एक्सरसाइज में लगा रहे होंगे। तो एक बार आप इसको ट्राई करके देखिए, जितना भी आप कर पा रहे हैं, उसके बाद हम इसको साथ में अपने सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। आ जाते हैं वापस अपने कोडिंग स्टूडियो पर। ये सब जो हमने पहले लिखा है इसको बंद कर देते हैं। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए इसने बोला है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ये चैप्टर वैसे तो 9 के अंदर ही हमको करना चाहिए, बट यहाँ हमने एक पैकेज बनाया हुआ है, एक प्रैक्टिस सेट नाम का हम एक अलग फोल्डर बना लेते हैं, है ना। और इसके अंदर में एक नया पैकेज बना लेता हूँ, क्या, चैप्टर 9। किस टाइप का हमको बनाना है, कॉन्टैक्ट अस टाइप का बनाना है ना। कॉन्टैक्ट अस हमने बना लिया। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, नया प्रोजेक्ट हमको स्टार्ट करना है ना। तो यहाँ से आ जाते हैं, इसको सी डी डॉट डॉट कर लेते हैं, बाहर आ गए। हमको जाना है भैया प्रैक्टिस सेट के अंदर, प्रैक्टिस सेट के अंदर आ गए। इसके अंदर भी हमको जाना है कॉन्टैक्टस के अंदर। कॉन्टैक्टस आ गया। अभी देखिए कॉन्टैक्टस एकदम खाली है, हमको क्या करना है, 9 को तो बंद कर देता हूँ। कॉन्टैक्टस के अंदर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कैसे करेंगे, npm init माइनस y। ये क्या करेगा, देखिए एक प्रोजेक्ट इसके अंदर इसने अपने स्टार्ट कर दिया। एक एक चीज़ हमसे नहीं पूछी क्योंकि हमने माइनस वाई पास कर दिया। जो मेरा पैकेट डॉट जेसन है एटलीस्ट वो तो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें पुराने वाले चैप्टर की भी इसमें रिवाइज होने वाली है, एकदम बेसिक से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक ऐप डॉट जेएस फाइल बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसके अंदर मैं बना लेता हूँ एक ऐप डॉट जेएस फाइल। ऐप डॉट जेएस फाइल मेरा बन गया। अब मैं नोड के साथ तो ऐप डॉट जेएस स्टार्ट कर सकता हूँ, बट मैं क्या प्रेफर करूँगा, पैकेट डॉट डॉट जेसन में एक स्क्रिप्ट ऐड कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक स्टार्ट नाम से ऐड कर देते हैं, स्टार्ट, है ना। npm के नोड के बजाय हम किससे करेंगे, नोडमॉन से करेंगे। अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया, कोई बात नहीं, इंस्टॉल कर लेंगे नोडमॉन ऐप डॉट जेएस, है ना। ये हमने कमांड लगा ली। अब पहले नोडमॉन को और इसको हमको इंस्टॉल करना है, तो पहले नोडमॉन को इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। एग्जैक्ट कमांड क्या थी मुझे याद नहीं आ रहा, इंस्टॉल नोडमॉन, कभी भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ग्लोबली हम शायद इंस्टॉल कर चुके थे तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम कैसे सेव कर लेते हैं, सेव डेव नोडमॉन हमको इंस्टॉल करना है ना। तो यहाँ आ गए कॉन्टैक्टस के अंदर हमने बोला npm इंस्टॉल सेव डेव नोडमॉन, ये इंस्टॉल कर लेगा, डेव की तरह सेव कर लेगा। इस बार हम डिपेंडेंसीज में देखें तो देखिए डेव डिपेंडेंसी में ऐड हुआ है, जो करेक्ट तरीका है नोडमॉन को ऐड करने का। उसके बाद क्या करेंगे, अगला मुझे इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। और ये अभी हमने देखा था, ये कैसे आपको इंस्टॉल करना है, सेव के साथ इंस्टॉल करना है। ये भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। देखिए इस बार डिपेंडेंसी अलग अलग जगह पर आ गई है। नोडमॉन मेरी डेव डिपेंडेंसी बन गई, एक्सप्रेस मेरी नॉर्मल डिपेंडेंसी बन गई है, ठीक बात। अब एक बार मैं npm स्टार्ट करके देख लेता हूँ। npm स्टार्ट किया, देखिए नोडमॉन के साथ ये स्टार्ट तो हो गया, बट हमने लिखा तो कुछ भी नहीं है ना। कोई सर्वर पाथ नहीं दिया है, कुछ दिया ही नहीं है, तो वो बेसिकली स्टार्ट कैसे करेगा, स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अब ऐप डॉट जेएस में आ जाते हैं। क्या करता हूँ, जो बेसिक कोड है ऐप डॉट जेएस का वो यहाँ से हम उठा लेते हैं, यानी ये काम हमको दोबारा नहीं करना पड़े। कॉन्टैक्टस 3002 वाला काम हम कर लेते हैं। इससे पहले हमको क्या करना है, अब तो देखिए हम एक्सप्रेस से डायरेक्टली कर सकते हैं, अब हमको पैकेज तो बनाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ मैं आ जाता हूँ, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपका समय बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट आपको अपना समय नहीं बचाना है, आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो मान लीजिए रिक्वायर हमने बोल दिया एक्सप्रेस पैकेज ले लीजिए, कॉन्स्ट ऐप बना लेते हैं, कैसे, एक्सप्रेस को ये करके और ऐप डॉट लेसन पोर्ट 3002। अब देखिए बोल रहा है 3002 पर आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। मान लीजिए इसको मैं 3000 कर लेता हूँ। 3000 पर अभी बोल रहा है आपका सर्वर स्टार्ट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं 3000 पर कोई सर्वर है क्या। अभी तो बोल रहा है कैन नॉट गेट, बट कैन नॉट गेट बोल रहा है, इसका मतलब सर्वर तो स्टार्ट हो गया है, रिक्वेस्ट तो यहाँ तक पहुँच रही है ना। तो जो बेसिक सेटअप करना था पहले भी हमने बेसिक सेटअप कर लिया, यानी जो उसने बोला था क्रिएट प्रोजेक्ट ये हमने कर लिया, इंस्टॉल कर लीजिए नोडमॉन एक्सप्रेस ये हमने कर लिया। अभी क्या बोल रहा है, ऐड 2 डमी मिडलवेयर दैट लॉग्स रिक्वेस्ट पाथ एंड रिक्वेस्ट मेथड रिस्पेक्टिवली, है ना। तो अब यहाँ 2 डमी मिडलवेयर हमको लगाने हैं, तो मैं क्या लगा लेता हूँ, ऐप डॉट यूज स्लैश पर कर देते हैं। हम ऐसे मिडलवेयर चाह रहे हैं जो हर जगह यूज हो। अगर आप स्लैश नहीं भी देते तो भी वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्लैश ही होता है। इसके बाद हम क्या देंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, है ना। बल्कि हम ये भी कर लेते हैं, हम इसको हटा ही देते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स कैसे आ गया यार, मैंने तो यूज लिखा था, ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, है ना। यहाँ हमको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैं लिख देता हूँ फर्स्ट
डमी मिडलवेयर, है ना। और क्या कर देंगे इसमें, और तो हमको कुछ करना नहीं है, बस नेक्स्ट कॉल कर देंगे कि भाई आप अगले वाले के पास चले जाइए। ये पहला हुआ। इसके बाद एक और ऐड कर दिया, इसमें हम क्या बोल देंगे, सेकंड डमी मिडलवेयर, है ना। अब एक बार मैं फिर से इसको चेक करके देखता हूँ। मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए मेरे दोनों लॉग स्टेटमेंट्स यहाँ पर आ गए। फर्स्ट डमी मिडलवेयर भी आ गया, सेकंड डमी मिडलवेयर भी आ गया। अभी ऑब्वियसली किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं सेंड किया, तो यहाँ पर अभी भी कैन नॉट गेट आ रहा है। बट मेरे दोनों जो डमी मिडलवेयर हमको बनाने थे वो बन भी गए, अपना काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो पॉइंट नंबर 2 भी मेरा डन हो गया। 2 मिडलवेयर दैट लॉक द रिक्वेस्ट पाथ एंड रिक्वेस्ट मेथड। अच्छा, पाथ और मेथड भी हमको लॉक करना है, तो फर्स्ट डमी मिडलवेयर के बाद वो भी हम ऐड कर देते हैं क्या, रिक्वेस्ट डॉट पाथ। पाथ कैसे करते हैं, यूआरएल से, एंड रिक्वेस्ट डॉट मेथड, है ना। ये दोनों चीजें मैं उठाकर कहाँ डाल देता हूँ, सेकंड वाले के अंदर भी डाल देता हूँ। फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं ये ठीक चला क्या। हाँ देखिए, पाथ स्लैश भी आ गया और रिक्वेस्ट टाइप गेट भी आ गया। तो पॉइंट नंबर 2 मेरा पूरा हो गया। अभी क्या बोल रहा है, एड अ थर्ड मिडलवेयर दैट रिटर्न्स अ रिस्पॉन्स। एक थर्ड मिडलवेयर बनाइए जो पूरा रिस्पॉन्स रिटर्न करता हो। तो इस बार थर्ड मिडलवेयर बना लेते हैं जो क्या करता हो, रिस्पॉन्स रिटर्न करता हो। तो इसको हम बना लेते हैं कंसोल डॉट लॉग थर्ड मिडलवेयर, है ना। और यहाँ नेक्स्ट की जगह अब इस बार हम क्या बोल देंगे, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। तो मैं बोल दूंगा res डॉट सेंड। सेंड क्या करना है, एक हेडिंग सेंड कर दो यार, h1, है ना। और इसको आपको ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि आप HTML लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलकम टू कंप्लीट कोडिंग, है ना। अब ये चेक कर लेते हैं, अब इतना चल गया क्या, देखिए यहाँ लिखा गया वेलकम टू कंप्लीट कोडिंग। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट डमी मिडिलवेयर चल गया, सेकंड डमी मिडिलवेयर चल गया, एंड थर्ड मिडिलवेयर चल गया। 3 काम मेरे हो गए, है ना। उसके बाद क्या है, नाउ एड हैंडलिंग यूजिंग 2 मोर मिडिलवेयर दैट हैंडल पाथ स्लैश एंड अ रिक्वेस्ट टू कॉन्टैक्ट अस पेज, है ना। तो हम बोल रहे हैं स्लैश को भी हैंडल करे और कॉन्टैक्ट अस भी करे। तो देखिए यहाँ हमने सेंड कर दिया, अगर ये चलता रहेगा तो ये सबको गुड़ गोबर कर देगा, क्योंकि क्या करेगा, किसी और को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा। यहाँ से हम रिस्पॉन्स सेंड करें तो फिलहाल इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब 2 की हैंडलिंग हम और लगा लेते हैं, इस बार हम एग्जैक्ट वाली हैंडलिंग लगाएंगे, है ना। तो मैं बोलूंगा ऐप डॉट गेट, किस पाथ को, स्लैश पाथ को लगाना है ना। बाकी क्या करना है, बाकी तो देखिए सेम ही काम है। ये जो सिंटेक्स है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। और यहाँ सेकंड डमी मिडिलवेयर की जगह क्या बोलेंगे, हैंडलिंग स्लैश फॉर गेट, है ना। और यहाँ हमको क्या भेजना है, कुछ रिस्पॉन्स भेजना है। जैसा हमने यहाँ रिस्पॉन्स भेजा था यही मैं रिस्पॉन्स भेज देता हूँ। ओनली डिफरेंस बीइंग, इस बार मैं इसको बना लेता हूँ मल्टी लाइन, ताकि मैं यहाँ पे और चीज़ें भी रिटर्न कर पाऊँ बाद में जाकर। अगर मुझे कुछ और हैंडल करना है तो मैं कुछ और भी कर पाऊँ। अभी बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया होगा, वेलकम टू केजी कोडिंग ही आ रहा है। बट थर्ड मिडिलवेयर को मैंने फिलहाल कमेंट कर दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, हैंडलिंग स्लैश फॉर गेट, यानी मेरा ये अगले वाला मिडिलवेयर यूज हो गया, चौथा मिडिलवेयर मेरा यहाँ पर यूज हो गया है। बट एक दूसरा इसने क्या बोला, कॉन्टैक्ट अस पेज को भी आपको हैंडल करना है। तो एक मैंने ये किया था, एक और हम ऐड कर लेते हैं, गेट ही हमको हैंडल करना है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉन्टैक्ट अस। और कॉन्टैक्ट अस में क्या बोल देंगे, प्लीज गिव योर डिटेल्स यार, है ना। अभी बस इतना ही मैं बोल देता हूँ, फिर से रिफ्रेश करते हैं। वेलकम टू केजी कोडिंग तो सेम है, कौन कौन चला, फर्स्ट सेकंड हैंडलिंग चला। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉन्टैक्ट अस पेज पर चलता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। तो देखिए क्या आ गया, प्लीज गिव योर डिटेल्स हियर। इस बार कौन कौन चला, फर्स्ट सेकंड, हैंडलिंग स्लैश फॉर गेट। हैंडलिंग स्लैश फॉर गेट कैसे चला, हैंडलिंग, अच्छा ये मैंने सेम ही लिख दिया यहाँ पर, ये कॉपी पेस्ट का क्रम है ये, है ना। हैंडलिंग कॉन्टैक्ट अस फॉर गेट, एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ क्या क्या चला। फर्स्ट चला, सेकंड चला, हैंडलिंग कॉन्टैक्ट अस चला, है ना। इस बार स्लैश वाला नहीं चला, क्योंकि ये गेट कब चलता है, गेट क्या करता है, इसको एग्जैक्ट मैच बना दे रहा है। तो जब स्लैश पे गए तो ये वाला चल रहा है, जब कॉन्टैक्ट अस पर गए तो ये वाला चल रहा है ना। तो ये काम भी मेरा हो गया। 5 नंबर पर ये क्या बोल रहा है, कॉन्टैक्ट अस शुड रिटर्न अ फॉर्म विद नेम एंड ईमेल एज इनपुट फील्ड्स दैट सबमिट्स टू कॉन्टैक्ट अस पेज। आपको एक फॉर्म बनाना है जो बेसिकली नेम और ईमेल लेता हो और सबमिट करता हो कॉन्टैक्ट अस पेज पर। तो अब हमको क्या हेल्प आएगा, जो हमने 2 कोट्स लगाए थे हेल्प आएंगे। H1 तो हमने लिख लिया है ना। वैसे तो हमको पूरा HTML प्रॉपर यहाँ पर लिखना चाहिए, बट क्योंकि ब्राउजर बहुत फॉरगिविंग है तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ कर लेते हैं फॉर्म। एक्शन में पाथ क्या देंगे, एक्शन में पाथ हमको सेम पाथ देना है, तो मैं क्या पाथ दे देता हूँ यहाँ पर, स्लैश कॉन्टैक्ट अस, है ना। मेथड देना जरूरी नहीं है, बट मेथड भी हम दे देते हैं। मेथड क्या होगा, पोस्ट, है ना। फॉर्म यहाँ पर बंद हो गया, फॉर्म का क्लोजिंग टैग दे दिया। फॉर्म के अंदर 2 इनपुट टैग्स हमको बनाने हैं, है ना। इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट,
प्लेस होल्डर क्या होगा, एंटर योर नेम, है ना, ये हमने बंद कर दिया। यहाँ पर हमको नेम फील्ड भी ऐड करना पड़ेगा, नेम फील्ड ऐड कर देते हैं, यहाँ पे बोल देता हूँ नेम। जैसा हमने नेम लिया ऐसे ही अगली चीज लेंगे हम, क्या, ईमेल, टाइप भी यहाँ पर ईमेल होगा, उसका नाम भी ईमेल होगा, और प्लेस होल्डर होगा एंटर योर ईमेल। और लास्ट क्या हमको देना है, इनपुट टाइप सबमिट। अब देखिए मैं चीजें तेजी से कर रहा हूं क्योंकि ये सब काम हम कर चुके हैं। इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ जो टेक्स्ट है वो क्या दे देंगे इसका, टेक्स्ट भी मैं सबमिट ही दे देता हूँ, है ना। एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। कॉन्टैक्ट अस पेज पर ही हम है, रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए क्या आ गया, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल। एक्चुअली ये सबमिट देने की जरूरत नहीं थी, टाइप सबमिट अपने आप से यही काम कर रहा है, तो ये मैं हटा देता हूँ, सेल्फ क्लोजिंग। देखिए क्या हो गया, एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल, सबमिट क्या है, सबमिट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ मैं दे देता हूँ नाम प्रशांत, है ना। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, मान लीजिए मैं दे देता हूँ prashant@completecoding.in एंड सबमिट। सबमिट किया तो देखिए 404 आ गया, क्योंकि इसकी हमने अभी कोई हैंडलिंग ही नहीं की है, बट एटलीस्ट पेज गया तो। और पेज जो गया उसमें पेलोड देख लेते हैं ठीक से गया क्या। देखिए नाम गया प्रशांत, ईमेल गया प्रशांत@complete-coding, है ना। कहाँ पर गया है, सेम कॉन्टेक्टस पेज पर ही गया है, पोस्ट रिक्वेस्ट गया है, यानी हमारा फॉर्म वाला काम एकदम ठीक से हो गया है ना। इसके बाद क्या करना है, ऑल्सो हैंडल पोस्ट इनकमिंग रिक्वेस्ट टू कॉन्टेक्ट अस यूजिंग अ सेपरेट मिडलवेयर, यानी एक और मिडलवेयर अब आप यहाँ ऐड करिए। एक और मिडलवेयर ऐड कर लेते हैं ऐप डॉट पोस्ट के नाम से, है ना। किस पाथ पर करना है, सेम पाथ पर करना है। तो देखिए हमको समझ आ रहा है, आप एक ही पाथ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी अलग अलग राउटिंग कर सकते हैं, है ना। यहाँ क्या देंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। अब यहाँ क्या बोल देता हूँ, हैंडलिंग कॉन्टैक्ट अस फॉर, हैंडलिंग कॉन्टैक्ट अस फॉर पोस्ट, है ना। हमने बोल दिया कि इस बार पोस्ट की हैंडलिंग करेंगे। और यहाँ करते क्या है, यहाँ भी एक रिस्पॉन्स हम सीधा 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 सेंड कर देते हैं, क्या, थैंक्स फॉर योर डिटेल्स, है ना। यह क्या लिख देते हैं, बेटर तरीका क्या लिखने का लिख देते हैं, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, है ना। अभी हम वो ऑब्वियसली हमने कुछ डेटा इसका उठाकर सेव नहीं किया, वो सब कैसे करना है वो हम बाद में देख रहे होंगे, बट अभी हमने उसको सेंड कर दिया कि भाई आपका डेटा हमने ले लिया है, आप हमको बता दीजिएगा। मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए क्या लिखा गया, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, क्योंकि उसने वही रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट दोबारा से रीअटेम्प्ट की। एक बार मैं दोबारा से दिखा देता हूँ अभी क्या क्या फंक्शनैलिटी हमने कर ली है। अगर हम होम पेज पर आ रहे हैं तो लिखा आ रहा है वेलकम टू कंप्लीट कोडिंग, ये एक अलग मेरा मिडिलवेयर है। अगर मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट अस पे जा रहा हूँ तो ये कह रहा है प्लीज गिव डिटेल्स, है ना। अब मैं यहाँ पर डिटेल्स अपनी एंटर कर रहा हूँ, प्रशांत, और अपना ईमेल एंटर कर रहा हूँ और सबमिट करता हूँ उसके बाद। तो अभी हम कॉन्टैक्ट अस पेज पे ही हैं, पर इस बार पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ गए हैं, तो इसने बोल दिया वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, है ना। तो देखिए जो जो चीजें हमको यहाँ पर मिली थी, जितने हमको टास्क मिले थे, वो सारे के सारे टास्क हमने यहाँ पर ठीक से कंप्लीट जो है वो कर लिए, है ना। इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। ये था इंट्रोडक्शन, यानी अभी काफी सारी चीजें हमने देख ली एक्सप्रेस में। क्या क्या हमने देख लिया, क्या क्या हमने देख लिया, एक्सप्रेस क्या है, इसकी क्या नीड है, इंस्टॉल कैसे करना है, मिडिलवेयर्स, बहुत सारे मिडिलवेयर्स हमने लगाकर देख लिए, सीक्वेंस कैसे इंपॉर्टेंट है, गेट पोस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, यूज का क्या मतलब है, पाथ कैसे देंगे, वो सब हमने समझ लिया। रेस्पॉन्स कैसे भेजना है ये हमने देख लिया डॉट सेंड को यूज करके। डीप डाइव हमने गिटहब पर जाकर चेक कर लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, कैसे मैं इसका कोड चेक कर सकता हूँ, और अलग अलग तरह के रूट्स कैसे हैंडल करने हैं ये भी हमने चेक कर लिया, है ना। अब आगे अभी हम और एक्सप्रेस पर काफी सारी चीजें कर रहे होंगे। अभी हम जो ऑलरेडी करके आए हैं, रीडायरेक्शन कैसे करते हैं, बॉडी को पार्स कैसे करते हैं, और बहुत सारी चीजें पहले वो एक्सप्रेस के साथ करेंगे, फिर नोड के भी नए नए फीचर्स हम एक्सप्रेस के साथ आगे जाके पढ़ रहे होंगे, है ना। ये चैप्टर अभी हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपको अगर इसमें कोई भी फीडबैक है, कोई भी आपको चीज अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज में, अलग अलग जगह पर इसको शेयर जरूर करिएगा। देखिए अगर सीरीज पॉपुलर होगी, अच्छी होगी, तभी मुझे भी मोटिवेशन आएगा इसको और अच्छे से करने के लिए, है ना। बाकी आपको और कोई रिक्वेस्ट है, आप कोई नया कोर्स चाहते हैं, सर ये तो हो रहा है, इसके साथ ये भी होना चाहिए, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं किया है तो एक बार जो हमारा कंप्लीट कोडिंग चैनल है इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।